हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं और उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन आ जाता है वो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर फर्स्ट इज कर्ता एंड अदर मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। आंसर विल बी फॉल्स। सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है एंड बाकी अदर मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज अ पार्टनरशिप रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिनिमम ऑफ 2 एडल्ट मेंबर्स। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी क्लोज बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आंसर इज ट्रू। बिजनेस इजीली क्लोज हो सकता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल एज वेल एज पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो कैपिटल तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी यूज प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनी यूज लिमिटेड। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायर्स इंडक्शन ऑफ 10 एडल्ट मेंबर्स। आंसर इज ट्रू। Next is in joint stock company management control and ownership is handled by board of directors. Answer is false. क्यों? क्योंकि जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर्स हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज AOA डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है AOA डिफाइंस रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद आउटसाइडर्स। आंसर इज फॉल्स क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप बताता है और AOA किसके साथ बताता है? विद द इनसाइडर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन उसका मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो मैंने आपको अपने नोट्स में बता रखा है ये पार्टनरशिप में जहाँ मैंने एक्सप्लेन करा है नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। नेक्स्ट है कैन अ माइनर पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इन बिजनेस। तो वो शेयर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अपने नोट्स में। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ अ पार्टनर। इसमें आपको बताना है कौन सा टाइप है पार्टनर का। नंबर फर्स्ट आ जाता है दिस पार्टनर लुक आफ्टर डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। सो द आंसर इज एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है दीज पार्टनर्स डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बट कॉन्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल एंड आर बाउंड बाय द डिसीजंस टेकन बाय अदर पार्टनर्स। तो ये आपका आ जाता है स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट आ जाता है आपका दीज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ओनली लेंड देयर नेम्स इन द पार्टनरशिप डील। तो ये मैंने आपको नोट्स में बताया, नॉमिनल पार्टनर्स अपना नेम अपनी गुडविल देते हैं। नेक्स्ट है दीज आर नॉट एक्चुअली पार्टनर बट दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज पार्टनर दो देयर एक्शंस एंड वर्ड्स। तो थर्ड पार्टी को मतलब ये ट्रीट करवाते हैं कि वो पार्टनर हैं, ठीक है, बाय देयर एक्शंस एंड वर्ड्स। तो ये कौन से पार्टनर होते हैं? पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हाउ टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम अदर कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के आप इसमें फीचर्स एंड मेरिट्स आपको मेंशन करने हैं एज कम्पेयर टू अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपका इसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, जो डिसीजन होता है वो ओनर का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जाता है इसमें जो मैनेजर स्किल चाहिए होती हैं या डिफरेंट एक्सपर्टाइज स्किल चाहिए होती है वो लैक करती है सोल प्रोप्राइटर में। इसमें हाँ आप डिसएडवांटेजेस भी थोड़े लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डू सोल प्रोप्राइटरशिप नीड्स टू बी रजिस्टर्ड लाइक पार्टनरशिप एंड अदर कॉर्पोरेशंस। तो इसका आंसर आएगा नो। जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और अदर जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं हमको पार्टनरशिप और अदर और कॉर्पोरेशन का, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो चीज़ हमको सोल प्रोप्राइटर में नहीं फॉलो करनी पड़ती है। अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, बस उसको टैक्स का पेमेंट ज़रूर इसमें देना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप और अदर कॉर्पोरेशन में वो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन फर्म का होना इतनी ज़रूरी नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपको घर में अपना बुटीक खोलना है तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बुटीक के नाम को रजिस्टर्ड करवाएं रजिस्टर ऑफ द कंपनीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सोल प्रोप्राइटर इज द लिमिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी मैनेजरियल, ओनर, वर्कर, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैनेजरियल, क्योंकि वो जो ओनर होता है ज़रूरी नहीं है कि उसको मैनेजरियल स्किल्स भी आते हो।
नेक्स्ट द रीजन फॉर द एंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी और ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टीज कौन कौन से इनको फेस करनी पड़ती है। पहली हो जाती है कि उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फिर कभी कभी जो डिसीजंस होते हैं वो उनके प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, मतलब ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाता है कि डेथ, इंसॉल्वेंसी के केस में उनका बिजनेस क्लोज हो जाता है, फिर उनके पास लिमिटेड कैपिटल रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक सोल प्रोप्राइटर को फेस करना पड़ता है। Next year you want to enter into partnership business with your friends. Friend A want to start partnership business without entering into partnership agreement. Do you agree with A? Support your answer with reasons. तो A चाहता है कि वो बिजनेस में एंटर करे लेकिन वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड को साइन ना करे। ठीक है, तो आप इसके साथ एग्री हैं या नहीं है। तो आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा नहीं, इसमें हम एग्री नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर इंसान एंटर होता है तो उसके लिए इट इज़ नेसेसरी कि वो पार्टनरशिप डील या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करके ही उसमें एंटर करें, ताकि आने वाले टाइम में उसको क्लैशेस या कंफ्यूजन फेस नहीं करने पड़े। सो बेसिकली आपको इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा, जैसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर वो साइन करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है कि आगे जो नियर फ्यूचर आ सकते हैं पार्टनर्स के बीच। ठीक है, प्लस इस एग्रीमेंट में हर पार्टनर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन रहती है, तो इसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होता है। टैक्स प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में ये चीज़ हेल्प करती है पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने के लिए। इसलिए बोला गया है कि अब कभी भी आप पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करें तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज़रूर साइन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसके बारे में भी मैं अपने नोट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है साहिल्स ग्रैंडफादर इज एंगेज्ड इन क्लोथिंग बिजनेस, हिज फादर इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बिजनेस, सो साहिल कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बिजनेस। एक्सप्लेन। यस, साहिल उस जो क्लोथिंग बिजनेस है उसका पार्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, जॉइंट है, जो फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स चलाते हैं ना। तो साहिल उसी फैमिली का पार्ट है, तो उसके फादर भी इस बिजनेस का पार्ट है, तो उसी तरीके से साहिल भी इस बिजनेस का पार्ट है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है जॉइंट टू फैमिली बिजनेस के बारे में, और इसके नोट्स मैंने नीचे मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है एडमिशन ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जनरल बॉडी और मैनेजिंग कमेटी। आंसर इज 4, मैनेजिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आइडेंटिटी कार्ड, पासबुक, रिसिप्ट और माइनिंग प्रूफ। आंसर इज नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी कार्ड। Next is the rules and regulations of a cooperative society is formed under Cooperative Act, under cooperative rules, general body or bylaws. So the answer is option number first, Cooperative Act. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है नेम द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नोट्स में। तो इसमें पहला आ जाता है अमूल। अमूल आपकी जो होती है वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव हो मैं आपको अपने नोट्स में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है सहकारी भंडार, ये आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका भी ऑब्जेक्टिव मैंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट है NAFD, इसका जो है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट आपकी आ जाती है इफ़को, जो है आपकी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने नोट्स में बता चुकी हूँ, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। प्लस इसमें मैंने जो अभी आपको थर्ड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई है, जिसमें मैंने NAFD के बारे में बात करी है, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक तरीके की वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी क्रेडिट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस, डिमांड, सप्लाई के बारे में हेल्प प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिस्ट ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है,
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंटेंट्स में बेसिकली जो उसके क्लॉजेज आते हैं, मेन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड सो ऑन, जो मैंने नीचे अपने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं, तो आपको वही क्लॉजेज इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है मेंशन द पावर एंड द ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका जो डिविडेंड रेट होता है वो डिक्लेयर करना ईच ईयर। नेक्स्ट है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉइंट करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है टू रेज और इशू डिबेंचर्स। नेक्स्ट आ जाता है सारे अरेंजमेंट्स मेक ओवर करना रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, और जो भी राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना, उनको यूज़ करना सही टाइम पे सही जगह एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट टू मेक एनी पर्सनल बेनिफिट एक्सेप्ट द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय देम बाय द मीटिंग। नेक्स्ट है टू नॉट एक्ट इन द वे इन एनी वे बियॉन्ड द राइट्स गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो राइट्स उनको मिले हैं उसका वो गलत यूज़ ना करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसके बारे में मैं मेंशन कर चुकी हूँ अपने नोट्स में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एओए एंड प्रोस्पेक्टस एंड देयर कंटेंट। तो एओए जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये वो हैं वो डॉक्यूमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है और रिलेशनशिप बताता है ऑफ द कंपनी विद इट्स इंटरनल पीपल ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज़, या हम इसको कह सकते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है जो इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड होता है कंपनी के। ठीक है। प्लस इसके जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम से। ठीक है। और इन दोनों के जो क्या डिफरेंस होता है वो मैं अपने नोट्स में बता चुकी हूँ। और अगर हम इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट की बात करें तो पहला आ जाता है नेम ऑफ द डायरेक्टर्स इन द टेन्योर इन द ऑफिस। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज minimum number of shares to be subscribed by the directors. Next content is the procedure for calling company meeting and notice to be given. Next are the rights and the duties of a managing director. Next आ जाता है provisions related to remuneration, allowances and facilities of directors. तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब इंटरनल अफेयर से रिलेटेड है। इंटरनल मतलब जो कंपनी के विद इन एक्टिविटीज़ होती हैं या विद इन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है। तो एओए हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरनल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस की। तो जब भी हमें मार्केट में शेयर्स इशू करने होते हैं, डिबेंचर्स इशू करने होते हैं, तो हमको एक डॉक्यूमेंट या एक इन्विटेशन देना पड़ता है जनरल पब्लिक को, अपना एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है जिसमें हम अपने शेयर्स और डिबेंचर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं मार्केट में और जनरल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कंपनी को। ठीक है। अब अगर हम इसकी कंटेंट की बात करें तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि द मेन क्लॉज मेंशन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल टू द डायरेक्टर प्लस देयर सैलरीज एंड द अलाउंसेस। Next is description of cash receipt as remuneration and reward by the promoters. Next है provisions related to bonus shares. Next है provisions if any regarding reservation of shares for any shareholder, employee and other persons. ठीक है। फिर आ जाता है आपका नेम है एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द जनरल पब्लिक वेदर एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है। ऑडिटर और ऑडिट रिपोर्ट, उसका नेम एंड एड्रेस। नेक्स्ट है द डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन शीट एंड सो ऑन। तो ये जितने भी प्रॉस्पेक्टस में आप कंटेंट देखेंगे वो बेसिकली शेयर्स डिवेंचर्स से ही इशू हो रिलेटेड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन सील। कॉमन सील मतलब स्टैम्प। ये एक तरीके का सिग्नेचर होता है कंपनी के नाम पर, जो डॉक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट्स पर जिसका स्टैंप लगाया जाता है। इससे ये हो जाता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है जिस पर स्टैंप लगी है वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट लीगल है, ऑथेंटिक है और फ्रॉड नहीं है। प्लस वो ये एक तरीके का सिग्नेचर होता है कंपनी का, जो ये शोकेस करता है कि जो भी डीड या एग्रीमेंट जिस पर ये स्टैंप लगी है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो रहा है एंड जो भी वो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव हो गया है ऑफिशियली। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द प्रोप्राइटरशिप एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन इंडिया, ट्रू एंड फॉल्स। तो आंसर इज़ फॉल्स। कोई भी ऐसा प्रोप्राइटरशिप एक्ट नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को गवर्न करता है। सो आंसर इज़ फॉल्स।
प्लस ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसका एक फीचर है, इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इस वजह से उसको कोई भी लॉ गवर्न नहीं करता है। ना ही इसमें किसी भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो मेन स्टेप होता है वो यही होता है कि जो ओनर है उसको एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी किसी बिज़नेस में उसको लाइसेंस लेना पड़ता है टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है द मेंशन दी, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो है लिस्ट द डिफरेंस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द एग्जांपल ऑफ ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आपके जो वेरियस बिजनेस फॉर्म्स हैं उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। प्लस आपको उस हर एक बिज़नेस का एक एग्जांपल देना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, आपका टेलरिंग का बिजनेस आ गया, ट्यूटर का बिजनेस आ गया, पार्टनरशिप बिजनेस का एग्जांपल मेंशन करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो पार्टनरशिप में डील कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल आ गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, जैसे आपका रिलायंस का हो गया, आपका टाटा हो गया, नेक्स्ट आपका आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जैसे आपके PNG हो गए, HUL हो गए, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए ऑफ वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, सो द ये सारे आपको ऑप्शन दिए हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहला आ जाता है प्रमोशन, नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन, नेक्स्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फाइनली commencement of business. Next है minimum number of members to form a public company is, answer is option number B 7। ठीक है, 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है द पावर, राइट्स, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स आर डिस्कस क्लियरली इन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर ये पावर, राइट्स, रेम्यूनरेशन सब इंटरनल मेंबर्स से रिलेटेड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन नॉट गिव इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें आपको बताना है कौन सी कंपनी है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है मैन मे कम एंड मैन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट, तो ये कौन सी करेक्टरिस्टिक है कंपनी की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी रन कर रहे हैं वो आते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं या डेथ हो जाती है, तो लेकिन तब भी कंपनी एग्जिस्ट करती रहती है, कंपनी चलती रहती है हमेशा। तो यहाँ पर आपका जो इसमें फीचर आएगा कंपनी का वो है ऑप्शन नंबर बी, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, जो कंपनी है वो आपकी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज़ टू बी मेड टू SEBI, Registrar of Company, Government of India or Government of the state in which the company to be registered. Answer is option number B, Registrar of Companies. Next is it necessary for every company to get incorporated? True or false? Support your answer with reason. So the answer will be true. जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए वो अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो अपना इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, और पब्लिक कंपनी होती है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए होता है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट इसमें ये आ जाता है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इससे ये हो जाता है जो कंपनी है वो अपने जो भी उसका प्रोसेस है उसको ईजिली कैरी आउट कर सकती है, और अब वो लीगली एक तरीके से स्टैंड अप हो चुकी है, और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, अब वो लीगल है उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि इनकॉर्पोरेशन क्यों ज़रूरी है किसी भी कंपनी का। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कंपनी है उसको एक तरीके से लीगल बनाना है, उसको ऑथेंटिक बनाना है इन द आइज ऑफ द लॉ और मार्केट में, तो इसलिए इनकॉर्पोरेशन ज़रूरी है ऑफ दी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वाई प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद क्या होता है कंपनी को फंड्स रेज करने पड़ते हैं। पब्लिक कंपनी से फंड्स आउटसाइड फ्रॉम द पब्लिक ही रेज करती है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है वो फंड्स अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग से भी रेज कर सकती है, तो इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद वो तुरंत अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है, उसको नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स में मूव अवेट नहीं करना होता है, प्लस वो पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है AOA इज नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। आंसर इज फॉल्स। AOA इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है।
जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है आपको। नेक्स्ट है लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको अपने नोट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, इज इट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, इन्विटेशन है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन, शेयर्स और डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन शो करता है। प्लस प्राइवेट कंपनी सिंस वो मार्केट में शेयर्स इशू नहीं करती है, पैसे के लिए मनी के लिए सब्सक्राइब नहीं करती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, पब्लिक कंपनी के लिए इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो जो रेज करती है वो पब्लिक से ही रेज करती है। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन कंपनी इंटरेक्ट विद सेबी। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, तब वो सेबी से इंटरेक्ट करती है। उसके स्टेप्स हैं जो मैंने आपको अपने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हुआ प्रमोटर्स, व्हाट इज देयर पोजीशन इन दी कंपनी। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी जो आइडिया प्रोसीड करते हैं ना, तो उनकी क्या पोजीशन होती है कंपनी में, ये भी मैं आपको अपने नोट्स में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू हैव ओनली 50,000 रुपीज़, विच बिजनेस विल प्रेफर एंड बाय। ठीक है, अब आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, तो जिसमें लिमिटेड कैपिटल होती है उसमें हम सोल प्रोप्राइटर का ही बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी प्रेफरेंस आएगी वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, प्लस एज इसमें मेंशन है कि मुझे ही बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास कोई पार्टनर्स भी नहीं है, तो इसलिए आई हैव टू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि यू वांट टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस विल यू अडॉप्ट एंड व्हाई। तो अब यहाँ पर भी दो तरीके का इसमें लॉजिक आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल स्केल अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने को मैं सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस भी ऑप्ट कर सकती हूँ, और मैं पार्टनरशिप बिजनेस में भी जा सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स मुझे मिल जाते हैं। और अगर मुझे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए जो बेस्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी जॉइंट स्टॉक बिजनेस ही बेस्ट रहेगी। क्योंकि अगर मुझे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मेरी सेलिंग तो लार्ज स्केल पर होगी, मुझे एक्सपर्टाइज भी चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स भी चाहिए, जो मुझे किसमें मिल पाएगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मिल पाएगी। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट करना है आपको अमंग पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, MOM एंड AOA, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो इन सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने नोट्स में। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड मैंने लिए हैं, मेरे सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। आई होप कि इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई हूँ और आपको मैक्सिमम से मैक्स टू मैक्स मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता पाई हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।